मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश स्वामी, एग्रीकल्चर लेक्चर एट भारतीय स्कूल सीकर। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन अपनी 12वीं एग्रीकल्चर में 6 नंबर का चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, और टोटल लगभग 30-31 फसलें हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन इसी में से होगा। आज अपन शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली फसल, चावल या राइस। सबसे पहले बात की जाए कि चावल को दाहान, राइस और पेड़ी भी कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। जिस कुल का ये सदस्य है वो पोएसी या ग्रेमिनी या ग्रास फैमिली, अपन कह सकते हैं कि पोएसी फैमिली भी कह सकते हैं, ग्रेमिनी भी कह सकते हैं, या घास कुल भी कह सकते हैं। अग्रिम बिंदु में चर्चा की जाए गुणसूत्र संख्या की, क्रोमोसोम नंबर, तो गुणसूत्र संख्या इसका 2n = 24, गुणसूत्र संख्या 24 है। उत्पत्ति स्थान नेटिव प्लेस इंडो बर्मा, इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। किसी भी फसल का उत्पत्ति स्थान वह स्थान माना जाता है जहां सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हुआ है, इसका प्रतिपादन हुआ है, या वहां के लोगों ने सबसे पहले इसको फसल के रूप में अपनाया। हो सकता है कि यह जंगली रूप से कहीं भी हो, लेकिन जिस देश के लोग जिसको फसल के रूप में अपनाते हैं, बड़े पैमाने पर उगाते हैं, वह स्थान उस फसल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। वितरण की बात करें अपन कि कहाँ कहाँ बोया जाता है, या ट्रैक्ट एरिया की यदि अपन बात करें तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा यह भारत में बोया जाता है, उसके बाद चीन में बोया जाता है, और तीसरा नंबर है वो इंडोनेशिया का आता है। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल भारत में बोया जाता है, दूसरा नंबर चीन का है और तीसरा नंबर इंडोनेशिया का है। यहाँ यदि अपन चर्चा करें कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और दूसरा नंबर हिंदुस्तान का है, भारत में दूसरा नंबर है। फिर बात की जाए चावल का अनुसंधान केंद्र, तो कटक उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि धान के खेत में CH4 यानी मेथेन गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत नुकसानदायक है या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। फिर ओराइजा सेटाइवा, चावल को 3 भागों में बांटा है। मोस्टली ओराइजा सेटाइवा को 3 भागों में बांटा गया है। एक है ओराइजा सेटाइवा इंडिका, जिसकी खेती सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, या अपन ये कह सकते हैं कि ओराइजा सेटाइवा इंडिका को इंडिया में बोया जाता है, हिंदुस्तान में बोया जाता है, जो प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील है। उसके बाद अपन बात करें ओराइजा सेटाइवा जापोनिक, तो जापोनिक को जापान में उगाया जाता है, ओराइजा सेटाइवा जापोनिक को जापान में उगाया जाता है, और ओराइजा सेटाइवा जाओनिक इसको इंडोनेशिया में उगाया जाता है। उसके बाद अपन बात करें कि चावल के खेत के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त मानी गई है, तो काली दोमट मृदा, जिसका pH मान 5.5 से 7.5 के मध्य हो, यानी हल्की अम्लीय मृदा में खेती की जा सकती है। जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो मृदा की, इसके साथ साथ जल निकास की भी व्यवस्था अच्छी हो। गुड वाटर ड्रेनेज सिस्टम एंड गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ब्लैक सॉइल pH रेंज 5 to 5 एंड 7 to 7.5 इज मोर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। बात करें अपन क्लाइमेट की चावल के लिए, तो चावल है वो एक शीतरी प्लांट है। इसके साथ साथ SDP शॉर्ट डे प्लांट लघु प्रकाशपी पौधा है। इसको गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और इसको अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो उपयुक्त माना गया है। बात करें अपन किस्मों की, तो किस्में देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेट ICR या 11th-12th में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपन बात करें TN1, तो TN1 को IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला से 1964 में भारत में लाया गया था। उसके बाद अपन बात करें IR18 की, IR18 को विश्व का जादुई चावल कहा जाता है, और इसको प्रिपेयर किया गया था जो चावल के अंदर बोनेपन के लिए जीन जो उत्तरदायी होता है, DGU क्रॉस पेटा, इस जीन के साथ इन दोनों को क्रॉस करके कौन सा चावल तैयार किया गया, IR18 राइस प्रिपेयर किया गया। फिर नेक्स्ट अपन बात करें जया की, तो TN1 क्रॉस T141 किस्म से इसको तैयार किया गया है। किसको, जया को। और भारत का यह जादुई चावल कहा जाता है। विश्व का जादुई चावल कौन सा है, IR18, और भारत का जादुई चावल किसको कहा जाता है, जया को कहा जाता है, जो TN1 क्रॉस T141 से प्रिपेयर किया गया। फिर बात करें पर जगन्नाथ, तो जगन्नाथ एक म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तन से इसको तैयार किया गया है। पूसा बासमती विश्व की पहली बासमती किस्म है जो सबसे अधिक उत्पादन देती है। उसके बाद राजस्थान में उगाने वाली किस्में अपन बात करें, कावेरी है, सीता है, चंबल, रत्ना, जया, बाला, माही सुगंधा,
ये राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में हैं, और बाला है वो सीधी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। इसको सीधी बुआई के लिए ये उपयुक्त है। अपने कैसे डायरेक्ट सोविंग के लिए सुटेबल वेराइटीज है बाला। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा है, अब अपन पढ़ेंगे बुआई का समय, चावल की बुआई का समय। चावल की बुआई का समय भारत में 3 ऋतु में किया जाता है। ऋतुओं के नाम है अस, अमन और बोरो। अस जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के असु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शीघ्र या जल्दी। उसके बाद अमन, अमन है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुरक्षित। और बोरो, बोरो एक देहाती शब्द है या लोकल शब्द, अपन इसका मतलब होता है पछेती। अस, अब देखिए बच्चों, अपन ने एक फॉर्मूला ले रखा है कि चावल की बुआई का समय कौन सी ऋतु में कब बुआई की जाती है और कब कटाई की जाती है। मजनू का सनम, फॉर्मूला छोटा सा, मजनू का सनम। देखिए, इस मजनू का मतलब है बुआई का समय और सनम का मतलब है कटाई का समय। जैसे मजनू मई जुलाई नवंबर, मई जुलाई नवंबर, और सनम का मतलब है सितंबर नवंबर मार्च। यानी अस जो ऋतु है उसमें मई में बुआई की जाती है और सितंबर में कटाई की जाती है। अमन जो ऋतु है जुलाई में बुआई की जाती है और नवंबर में कटाई की जाती है। बोरो जो शब्द है नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च में कटाई की जाती है। तो इस छोटे से फॉर्मूले से अपन इसका अर्थ समझ सकते हैं कि भारत में चावल की बुआई 3 ऋतुओं में की जाती है। जैसे BHU में ये क्वेश्चन आया था कि भारत के किस राज्य में रबी ऋतु में बुआई की जाती है, तो रबी ऋतु में मतलब नवंबर ओडिशा बंगाल इधर है वो नवंबर में बुआई की जाती है। उसके बाद बुआई की विधि, चावल की बुआई है वो 2 विधियों से होती है। एक इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं अपन, और एक नर्सरी पहले तैयार करें यानी रोपण विधि, ट्रांसप्लांटिंग मेथड। जब सीधी बुआई अपन चावल की करें तो अपन 2 विधियों से कर सकते हैं। एक तो बीजों को छिड़क करके छिड़काव विधि, और एक बाई सीड ड्रिल। यदि अपन छिड़काव विधि काम में लेते हैं तो अपन को 100 kg सीड पर हेक्टर काम में लेने पड़ेंगे, और यदि अपन सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं तो 60 kg बीज प्रति हेक्टर काम में आएंगे। उसके बाद रोपण विधि, रोपण विधि है वो 3 विधियां हैं, एक गीली क्यारी विधि, एक सूखी क्यारी विधि और एक डेपोग विधि। ध्यान देना एक बार, चावल की बुआई 2 तरीके से होती है, एक सीधी बुआई और एक रोपण विधि से। जब सीधी बुआई करें तो 2 तरीके से अपन कर सकते हैं, एक छिड़काव विधि से कर सकते हैं और एक सीड ड्रिल द्वारा कर सकते हैं। छिड़काव विधि से जो अपन को करना है तो 100 kg बीज प्रति हेक्टर काम में लेने हैं, और सीड ड्रिल से करेंगे तो 60 kg बीज प्रति हेक्टर काम में लेने हैं। उसके बाद अपन बात करें रोपण विधि या ट्रांसप्लांटिंग मेथड, तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड गीली क्यारी विधि, सूखी क्यारी विधि और डेपोग विधि। अब देखिए बच्चों, जो अपनी गिल्ली और सूखी क्यारी विधि है, गिल्ली और सूखी क्यारी विधि है, इसमें अपन को पौधशाला का जो एरिया है वो अपन को काम में लेना पड़ेगा 1/10 हेक्टर, या अपन ये कह सकते हैं कि 1000 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टर। जैसा कि अपन जानते हैं कि 1 हेक्टर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। यदि अपन लिखें कि 1 हेक्टर, तो 1 हेक्टर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर का 10वां भाग 1,000 मीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि 1 हेक्टर में यदि अपन को चावल की बुआई करनी है तो अपन को पौधशाला कितने क्षेत्र में तैयार करनी होगी, 1/10 हेक्टर या 1,000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इस विधि में पौध 20 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, और इस विधि के अंदर कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखी जाएगी जब अपन ट्रांसप्लांटिंग करेंगे खेत के अंदर। उसके बाद डेपोग विधि, डेपोग विधि है वो IRR, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से ली गई है, और इसको दक्षिण भारत में अधिक काम में लिया जाता है। दक्षिण भारत का मतलब सबसे ज़्यादा इसका उपयोग है वो आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद अपन बात करें, इस विधि में मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस विधि में सीमेंट के फर्श के ऊपर केले के घास फूस को बिछा करके नम करके यदि अपन बीज रख देते हैं तो बीजों का अंकुरण हो जाता है, और बीजों का अंकुरण होने के पश्चात 11 से 14 दिन में बीज है वो पौध तैयार हो जाती है। अपन ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं खेत के अंदर। इसमें बीज दर काम में लेना पड़ता है 1.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है, पर हेक्टर नहीं है, पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट अपन खाद व उर्वरक की बात करें तो गोबर की खाद
10 से 15 टन प्रति हेक्टर। FIM का मतलब है फार्म यार्ड मैन्योर। जब अपन खेत तैयार करें एट द सोइल प्रिपरेशन, अपन को FIM यूज करना है कितना, 10 से 15 टन प्रति हेक्टर। उसके बाद नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर काम में लेंगे, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर काम में लेंगे, और पोटास है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर काम में लेंगे। ध्यान अपन को ये देना है कि नाइट्रोजन, जितनी भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अपन अमोनियम काम में लेंगे, क्योंकि धान के खेत में नाइट्रोजन का ग्रहण है वो अमोनियम रूप में होता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अपन एजोला व नील हरित शैवाल का उपयोग भी कर सकते हैं। तथा यदि नील हरित शैवाल का मतलब अपन चावल के खेत में हमेशा पानी भरा रहता है, तो यदि छोटी छोटी क्यारी बना करके इनके बीजाणु डाल देंगे तो नाइट्रोजन लगभग 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की पूर्ति एजोला व नील हरित शैवाल से हो जाएगी। उसके बाद बच्चों अपन बात करें सिंचाई की कि कितनी सिंचाई अपन को चावल के खेत में करनी चाहिए, तो 900 से 2500 mm इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसकी जल मांग होती है। यूँ कहा जाता है कि 1 किलो चावल का उत्पादन करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। धान के लिए एक कहावत है कि 60 होवे 60वें दिन जब पानी मिले 8वें दिन। इसका उत्पादन 60 दिन में कंप्लीट हो जाता है यदि हर 8 दिन से इसको पानी मिले, यानी खेत पूरा पानी से भरा रहे। हर 8 दिन से अपन खेत को खाली करेंगे, उसके बाद 1-2 दिन खाली रखने के बाद वापस पुनः भर देंगे, यानी खेत हमेशा भरा रहना चाहिए। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि चावल को जो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और काली मिट्टी जैसे ही थोड़ी बहुत सूखे तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, तो वो सबसे खतरनाक स्टेज होती है चावल के खेत के लिए कि मिट्टी में दरारें नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद जो क्रिटिकल पीरियड की अपन बात करें, क्रिटिकल पीरियड का मतलब होता है कि किसी फसल की वह अवस्था जब उसे पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यदि इस कंडीशन में पानी ना मिले तो फसल का उत्पादन है वो प्रभावित होता है। तो बोटिंग स्टेज और टिलरिंग स्टेज, जमाव बिंदु और कल्ले फूटते समय इसका क्रिटिकल पीरियड है, इस समय सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद वीड कंट्रोल की यदि अपन बात करें, खरपतवार नियंत्रण की, तो धान के खेत में सबसे ज़्यादा जो खरपतवार उगते हैं वो जंगली धान और सांवा है। जंगली धान का वैज्ञानिक नाम होता है इकाइनोकोला कोलेनम, और सांवा घास का बॉटनिकल नेम होता है इकाइनोकोला क्रुशिगेला। एक बार आप पुनः सुन सकते हो, जंगली धान का साइंटिफिक नेम होता है इकाइनोकोला कोलेनम, और सांवा घास का बॉटनिकल नेम होता है इकाइनोकोला क्रुशिगेली। इन दोनों खरपतवारों पर नियंत्रण करने के लिए अपन ब्यूटाक्लोर, इसका व्यापारिक मार्केट में मिचेटी के नाम से मिलती है, ब्यूटाक्लोर का उपयोग करेंगे 1.5 kg प्रति हेक्टर। पौध की रोपण के 4 से 5 दिन बाद इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें एजोला कीट व रोग, तो सबसे ज़्यादा अपन ये कह सकते हैं कि ब्लास्ट रोग, जो अधिक आर्द्रता होने की वजह से कवक पैदा हो जाते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि इस डिजीज़ का जो पैथोजन है वो तो फंगल है, कवक है, और अधिक आर्द्रता होने की वजह से ये रोग होता है। उसके बाद बुरा धब्बा रोग, ब्राउन स्पॉट डिजीज़, कज बाई फंगल, और इसी के कारण बंगाल में अकाल पड़ा था। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि एक तो बंगाल का आतंक है जो आपको बायोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलेगा, एक बंगाल का अकाल चावल से संबंधित है, और बुरा धब्बा रोग को ही कहा जाता है। फिर जीवाणु अंगमारी रोग, ये भी कवक जनित रोग है, और अंतिम है खेरा रोग, जो जिंक की कमी से होता है। बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है खेरा रोग किसकी कमी से होता है, तो खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर यदि सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती की जाए तो 1 हेक्टर में 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज हो जाती है। आप इन चीज़ों को क्लियर करें। अपन शॉर्टली छोटे वीडियो में अपन ने ये बनाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्रॉप में अपन मिलेंगे। जय हिंद।